एम फाइनल समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम विकास के पथ और अभिकरण के टॉपिक पर अपना अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने पूंजीवाद और समाजवाद पर अपना अध्ययन किया था। आज हम गांधीवादी पथ को देखेंगे और उसके ऊपर अपना अध्ययन करेंगे। गांधीवादी विचारधारा सर्वांगीण विचारधारा थी क्योंकि उन्होंने समय की समस्त समकालीन सामाजिक समस्याओं पर अपने अमूल्य विचार प्रस्तुत किए। इसलिए उनको राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक एवं सामाजिक विचारक भी माना जाता है। उनकी सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांतों की जिन जिन क्षेत्रों तक पहुंच थी, उन्हीं पर उन्होंने विस्तार पूर्वक अपने व्यवहारिक विचार तथा एक नवीन मार्ग प्रस्तुत किया। विकास का गांधीवाद पथ निम्नलिखित दो पहलुओं की दृष्टि से विशिष्ट माना जाता है। पहला, यह भौतिक खुशहाली की तुलना में आत्मविश्वास को प्राथमिकता देता है तथा दूसरा, यह आधुनिक मशीनों, प्रौद्योगिकी, मीलों इत्यादि की तुलना में बुनियादी स्तर पर काम करने वालों एवं ग्रामीण व ग्रामोद्योग के विकास को प्राथमिकता देता है। विकास का गांधीवादी पथ स्वदेशी अर्थात ग्रामोद्योग पर बल देता है। तन ढकने के लिए खादी के प्रयोग, समग्र स्वदेशी मानसिकता, ग्रामवासियों का पक्का इरादा और उनकी मेहनत एवं बुद्धिमत्ता से भारत जैसे विकासशील देश का विकास संभव है। गांधी जी के लिए खादी का अर्थ भारतीयों को एक सूत्र में पिरोना था तथा यह उनकी आर्थिक स्वतंत्रता एवं समानता की प्राप्ति का एक साधन था। गांधीवादी पथ विकास में बुनियादी शिक्षा को महत्व प्रदान करता है। उनका विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा पर अत्यधिक जोर राष्ट्र को गुलाम बना देगा। उनकी मान्यता थी कि स्कूल घर का विस्तार बिंदु होना चाहिए, अर्थात घर और स्कूल में सामाजिक परिवेश और मूल्य पद्धति की दृष्टि से निरंतरता होनी चाहिए। शिक्षा द्वारा प्राप्त ज्ञान का लक्ष्य मानवता की सेवा और उदारता होना चाहिए। साथ ही शिक्षा शिल्पकला सीखने में सहायक होनी चाहिए। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षार्थियों के दिमाग के कपाट खोलने और विदेशी शासन की बुराइयों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने पर बल दिया। वे केवल आर्थिक प्रगति को वास्तविक प्रगति नहीं मानते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि आर्थिक समानता हेतु अर्थ, पूंजी और श्रम के बीच द्वंद्व को मिटाना अनिवार्य है, अर्थात अमीर और गरीब में अंतराल को कम करना है। विकास का गांधीवादी पथ स्वदेशी के संप्रत्यय पर आधारित है, जिसका अर्थ घरेलू अर्थव्यवस्था से है। स्वदेशी का संप्रत्यय देसी वस्तुओं और उत्पादनों के प्रयोग में निहित है। स्वदेशी की भावना को आर्थिक एवं औद्योगिक जीवन में कड़ाई से अपनाने पर निर्धनता को दूर किया जा सकता है। स्थानीय स्वशासन एवं आत्मनिर्भरता भी विकास में सहायक है, अर्थात विकास का गांधीवादी पथ एक ही समय में सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक विकास के इर्द गिर्द घूमता है। गांधी जी ने तत्कालीन समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं को बड़े गंभीर रूप में लिया और वह चाहते थे कि कोई ऐसी विधि निकाली जाए जिससे एक धनी एवं पूंजीपति वर्ग के पास संचित विपुल धनराशि गरीबों के कल्याणार्थ काम आ सके
और इसके लिए कोई हिंसात्मक तरीका भी न अपनाना पड़े। रक्षकता का अभिप्राय किसी वस्तु को किसी के संरक्षण में रख देना है। गांधी जी ने इस सिद्धांत के द्वारा धन वालों को धन के स्वामी बनाने के स्थान पर संरक्षक बनाने पर बल दिया। गांधी जी का कहना था कि संपत्ति के उत्पन्न करने की कला में निपुण व्यक्ति को संपत्ति उत्पन्न करनी चाहिए, परंतु अपने को उस संपत्ति का संरक्षक समझना चाहिए। उनकी यह मान्यता है कि इससे समाज से वर्ग संघर्ष और शोषण का अस्तित्व काफी सीमा तक समाप्त हो जाएगा। वस्तुतः गांधी जी चाहते थे कि धनवान लोग निर्धनों के संरक्षक बन जाएं, और यदि वे स्वेच्छा से नहीं बनते तो सत्याग्रह का प्रयोग करके हमें उनके विपुल धन का विरोध करना चाहिए। हमें उनको यह समझाना चाहिए कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार है, पर उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद बचे हुए धन को तिजोरियों में बंद करने या उसका दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है। अतः स्पष्ट है कि संरक्षकता के सिद्धांत की मूलभूत भावना यह है कि जो धन पूंजीपति वर्ग के पास है वह समाज की धरोहर है। अतः पूंजीपति वर्ग उसका संरक्षक है, केवल मात्र उपभोक्ता नहीं। यह निसंदेह आज की एक अमूल्य देन है, परंतु व्यवहारिक जगत में यह सफल सिद्ध नहीं हुआ। गांधी जी किसी एक क्षेत्र के व्यक्ति न थे। उनकी विचारधारा सर्वांगीण विकास की विचारधारा थी। उनके सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांत की पहुंच जिस जिस क्षेत्र तक थी उस पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। इसलिए मानव जीवन से संबंधित कोई समस्या ऐसी नहीं बची जो गांधी जी के विचार चिंतन से अछूती रही हो। इसलिए गांधी जी को एक सामाजिक विचारक के रूप में स्वीकार किया जाता है। वास्तव में उनकी विचारधारा सामाजिक आर्थिक विकास पर आधारित है। गांधी जी को अस्पृश्यता तथा अस्पृश्यों को सभी मानव अधिकारों से वंचित रखने का बड़ा दुख हुआ। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। गांधी जी ने ऐसे विचारों को प्रस्तुत किया जो कि व्यवहारिक जीवन में उपयोगी, समाज की व्यवस्था को संगठित और संतुलित बनाने में सहायक, मानव जीवन को सुखी तथा शांतिमय बनाने के साधन थे। विकास का उनका पथ विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा ग्रामीणों को सशक्त बनाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर आधारित है। स्वदेशी के सिद्धांतों का सही ढंग से पालन करने पर ही समाज का सार्थक विकास संभव है, परंतु विकास का गांधीवादी पथ भी भारतीय समाज के विकास में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। इसके बाद हम इस अध्याय में राज्य, बाजार और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को देखेंगे। अब हम सबसे पहले राज्य के बारे में या इसके प्रमुख अभिकरण के रूप में देखेंगे। राज्य राजनीतिक संस्थाओं का वृहद अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया जाता है। चूंकि समाजशास्त्र सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है, इसलिए राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है।
बोटोमोर के अनुसार राजनीतिक संस्थाएं समाज में शक्ति के वितरण से संबंधित हैं। इस संदर्भ में राज्य के बारे में वेबर का विचार है कि राज्य एक ऐसा मानवीय समुदाय है जिसका एक निश्चित भौगोलिक सीमा में भौतिक बल के वैधानिक प्रयोग का एकाधिकार होता है और जो इस अधिकार को सफलतापूर्वक लागू करता है। इस प्रकार राज्य सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है जिसके कार्य कानून द्वारा किए जाते हैं। राज्य संपूर्ण समाज नहीं है अपितु समाज की एक संस्था मात्र है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से राज्य एक ऐसी संस्था है जो कि शक्ति के वितरण तथा इसके प्रयोग के एकाधिकार से संबंधित है। राज्य का अर्थ जानने के लिए इसकी परिभाषाओं का विश्लेषण आवश्यक है। मैकाइवर के शब्दों में राज्य एक ऐसी सीमित है जो कानून द्वारा राज्य एक ऐसी समिति है जो कानून द्वारा शासन तंत्र से क्रियान्वित होती है और जिसे निश्चित भूप्रदेश में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से राज्य एक ऐसी संस्था है जो कि अन्य संस्थाओं से भिन्न है। इस संस्था के पास शक्ति भी होती है और उस शक्ति के प्रयोग का अधिकार भी। इसी आधार पर राज्य प्रत्येक नागरिक को अपना मत मनवाने को बाध्य कर सकता है। जो विद्वान संस्था को एक समिति मानते हैं वे भी इस बात पर से सहमत हैं कि इस समिति का संस्थागत रूप राज्य के कानून एवं व्यवस्थाएं होती हैं। पूंजीवादी एवं समाजवादी पथ में राज्य की भूमिका का विवेचन पहले ही हमने किया है। प्रजातांत्रिक राज्य, सर्वाधिकारी राज्य तथा कल्याणकारी राज्य का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है। प्रजातंत्रीय राज्य। प्रजातंत्रीय राज्य में शासन का संचालन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं तथा जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन तथा शासकों के चयन में भाग लेती है। प्रजातंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसका अर्थ है जनता तथा शक्ति अथवा सत्ता। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ जनता का शासन है। अतः प्रजातंत्र शासन प्रणाली शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है। प्रजातांत्रिक राज्य के कुछ विशेष महत्वपूर्ण लक्षण हैं, जिनमें से प्रथम है एक से अधिक राजनीतिक दल होते हैं। दल राजनीतिक सत्ता के लिए खुलकर एक दूसरे से प्रतियोगिता कर सकते हैं। दूसरा, सत्ता के लिए प्रतियोगिता छिपाव दुराव के साथ नहीं वरन खुलकर होती है। यह प्रतियोगिता स्थापित तथा स्वीकृत प्रक्रिया के आधार पर होती है। राजनीतिक सत्ता से जुड़े हुए पदों पर चुनाव या नियुक्तियां अपेक्षाकृत खुले रूप में होती हैं। व्यापक मताधिकार पर आधारित चुनाव समय समय पर होते रहते हैं। सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने के लिए प्रभावक गुटों को कार्य करने का अवसर मिलता है। ट्रेड यूनियन तथा अन्य स्वयंसेवी समाजों या सभाओं जैसे संघों पर सरकार का कड़ा नियंत्रण नहीं होता। स्वाधीन न्यायपालिका होती है। अभिव्यक्ति तथा धर्म की स्वतंत्रता एवं स्वेच्छाचारिता पूर्वक या मनमानी से किसी को बंदी न बनाए जा सकने आदि की नागरिक स्वतंत्रताएं सरकार द्वारा मान्य होती हैं और सरकार इनकी रक्षा करती है। जनसंचार साधन जैसे टेलीविजन, रेडियो, अखबार जैसे माध्यमों पर सरकार का एकाधिकार नहीं होता।
इन्हें कुछ सीमाओं के अंदर रहकर सरकार की आलोचना करने की भी स्वतंत्रता होती है। इससे आगे का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे पार्ट 2 के अंतर्गत।